ओके, इन दिस वीडियो में अपन देखेंगे कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे। ओके, अपन अभी तक छह तरीके की देख चुके हैं कि कौन कौन सी एल्गोरिथम होती हैं। ओके, कौन कौन सी एल्गोरिथम होती हैं। अपन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख चुके हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देख चुके हैं नॉन प्रिमिटिव वाली। ओके, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देख चुके हैं। इसके बाद हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देख चुके हैं और इसके बाद राउंड रॉबिन मेथड भी देख चुके हैं। ओके, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग भी देख चुके हैं। अब जो इसके बाद नंबर है ये ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसके बाद है अपन को करना है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। व्हाट इज द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग? ओके, और सबसे मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा कि ये DPP3 है, दिस इज DPP3। ओके, DPP3 का गूगल फॉर्म है। आप इसको सॉल्व करो, आंसर आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, कौन कौन सा आंसर सही है कौन कौन से गलत है। आने वाली वीडियो में मैं इस DPP3 की लिंक है वो इस वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर सभी नोट्स की लिंक मिल जाएगी और डिस्कॉर्ड ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ये DPP2 मैंने ऑलरेडी पहले दिया था। ओके, अब मैं इसका भी सोल्यूशन दूंगा आपको, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसका सोल्यूशन दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करते अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, राइट। तो व्हाट इज द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग? ओके, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के लिए अपन क्या करते हैं? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के लिए फ्रॉम मल्टीपल रेडी क्यू, समझ में आ रहा है? मल्टी लेवल क्यू, तो फ्रॉम मल्टीपल रेडी क्यू। ओके, फ्रॉम मल्टीपल रेडी क्यू। ओके, मल्टीपल रेडी क्यू। जैसे मल्टीपल रेडी क्यू क्यों है? जैसे कीप प्रोसेस विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट क्यूज। अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको अलग अलग क्यूज में रख रहे हैं। किसी अलग तरीके की किसी रिक्वायरमेंट के प्रोसेस है उनको एक अलग क्यू में, दूसरी तरीके के अलग रिक्वायरमेंट के प्रोसेस है उनको एक अलग क्यू में। तो कीप प्रोसेसेस विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट क्यू। ओके, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्यू में रख रहे हैं और हर क्यू के लिए हो सकता है कि यूज डिफरेंट एल्गोरिथम फॉर क्यूज, यूज डिफरेंट एल्गो फॉर क्यूज। अलग अलग क्यूज के लिए अपन अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। ओके ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल कि ये एक अलग क्यू है, ये मैंने इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया मैंने Q2, इसको नाम दे दिया मैंने Q3। देखो, सिस्टम प्रोसेस के लिए मैंने एक अलग क्यू बना लिया, फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए अलग क्यू बना लिया, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए अलग क्यू बना लिया। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अलग अलग क्यू बना लिया। सिंपल मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग फॉर मल्टीपल रेडी क्यू, की प्रोसेस विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट क्यू। हर अलग अलग क्यूज के लिए अलग अलग एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं। ओके, हो सकता है इसके लिए मैं शॉर्टेस्ट जॉब यूज कर रहा हूँ, इसके लिए हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो यूज कर रहा हूँ, इसके लिए राउंड रॉबिन यूज कर रहा हूँ। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, पॉइंट 1 याद में रखना है, इसका नाम होता है पहले पॉइंट। पहला अपन देखते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में पहला। ओके, फर्स्ट फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव सीपीयू, फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मेथड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मेथड। ओके, ये देखते हैं होता क्या है, एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया हुआ है, क्या Q1 है, Q2 है, Q3 मैंने ऊपर दे रखा है। मान लो अज्यूम कर रहा हूं मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी डिक्रीज कर रही है। ओके, प्रायोरिटी डिक्रीज कर रही है, प्रायोरिटी डिक्रीज कर रही है। ओके, प्रायोरिटी डिक्रीज कर रही है तो मैं फर्स्ट वाले उसकी बात करूंगा, तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताऊंगा, बहुत जरूरी पॉइंट है। पहला पॉइंट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ओके, इनको ध्यान रखना है। अभी तक मैं तुम्हें बता देता हूँ, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में अलग अलग प्रोसेस को मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग क्यू में हमने रख दिया। ओके, ये बात सही है। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को बोला मैंने फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो पॉइंट वन क्या है? पॉइंट वन ये है कि कोई भी प्रोसेस, मान लो सिस्टम प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस मूव नहीं कर सकते सिस्टम टू में, Q2 में, Q3 में, मतलब कि प्रोसेस कांट मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू, प्रोसेस कांट मूव वन क्यू टू अनदर क्यू। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, कि Q2 के मान लो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है Q1 की, उसके बाद Q2 की, उसके बाद Q3 की। तो Q2 के प्रोसेस जब ही रन कर सकते हैं, Q2 के प्रोसेस जब ही रन कर सकते हैं जबकि Q1 में कोई प्रोसेस नहीं होगा। Q1 के प्रोसेस जब ही रन कर सकते हैं जबकि Q1 में कोई प्रोसेस नहीं होगा। Q3 के प्रोसेस जब ही रन कर सकते हैं जबकि Q2 में कोई प्रोसेस नहीं होगा, Q1 में भी कोई प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा कुछ है कि आप आपने बस की सीट, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, ओके, बस में ट्रेवल कर रहे हो, ओके, सारे वीआईपी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, मान लो सारे वीआईपी लोग उतर गए, उसके बाद नॉन वीआईपी वैसे लोग आ सकते हैं। अब मान लो सारे नॉन नॉन लोग वैसे वैसे नॉन वीआईपी लोग उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तब तक कोई वीआईपी लोग आ गया, तो उस प्रोसेस जो भी ट्रेवल कर रहा है उसको निकलना पड़ेगा और वीआईपी लोग को सीट देनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पर कोई Q1 में कोई प्रोसेस नहीं है, Q2 में कोई प्रोसेस सीपीयू में रन कर रहा है, Q2 का कोई प्रोसेस सीपीयू में रन कर रहा है, उसी टाइम पर Q1 के अंदर कोई प्रोसेस आ गया, उसी टाइम पर Q1 के अंदर कोई प्रोसेस आ गया, तो Q2 के प्रोसेस को प्रिमिटिव होना पड़ेगा और Q1 का प्रोसेस रन करेगा। ओके, एग्जाम्पल में सिनेमा हॉल में आप मूवी देख रहे हो तो पहले वीआईपी लोग देखेंगे, उसके बाद अगर सिनेमा हॉल खाली है तो नॉन वीआईपी के लिए दे दिया। उसी टाइम पर नॉन वीआईपी लोग सिनेमा मूवी देख रहे हैं, उसी टाइम पर कोई वीआईपी आ गया तो भाई इन लोगों को, नॉन वीआईपी लोगों को निकलना पड़ेगा और वीआईपी लोग को जगह देनी पड़ेगी। ओके, कुल मिला के फर्स्ट जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो प्रोसेस पहले रन होंगे, उसके सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे, तब हम लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को, लोअर प्रायोरिटी वाले क्यू के प्रोसेसों को हर सीपीयू में रन होने देंगे। ओके, सिंपल सा वो था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ जल्दी से लिख देता हूं मैं। पहला पॉइंट, प्रोसेस कांट बी मूव्ड फ्रॉम वन क्यू टू अनदर। ठीक है। नंबर 2, मान लो Q2 प्रोसेस कैन बी शेड्यूल only when no any प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस Q1 में नहीं होगा तभी शेड्यूल हो सकता है Q2 की प्रोसेस। ओके, इज अवेलेबल इन Q1। Q2 में कोई प्रोसेस, Q2 के प्रोसेस जब भी रन हो सकते हैं when only जब Q1 में कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। सेम Q3 processes can schedule only when no any processes available in Q1 and Q2। ओके, Q3 के प्रोसेस तभी रन होंगे जब Q1 और Q2 में कोई भी प्रोसेस नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई तुमको सबको? और मैंने ये भी बोला था कि ऑल क्यू हैव, मैं जगह में देखनी पड़ेगी। ओके, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, मैं 1 पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ कि all queues can have different scheduling। ओके, अलग अलग क्यू के हिसाब से अलग अलग शेड्यूलिंग हो सकती है। ओके, मान लो मैंने ये बोला था कि अगर Q2 का कोई प्रोसेस रन हो रहा है, उसी टाइम पर अगर Q3 में कोई प्रोसेस आ गया, Q1 में कोई प्रोसेस आ गया, तो Q2 के प्रोसेस को वीआईपी लोग आ गया Q1 में, तो उसी टाइम पर Q2 के प्रोसेस को प्रिमिटिव होना पड़ेगा और Q1 का प्रोसेस को रन होने के लिए समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा।
ओके, उसी को रन होने के लिए मौका दिया जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इफ Q2 प्रोसेस, जल्दी से करता हूँ यार, टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता मैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फास्ट हो बस, है ना, हर मिनट इंपॉर्टेंट, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है यार। if Q2 process is running at the same running, okay, at the same time, in Q1 some processes arrive, then you must have stop the Q2 processes, and किसको एग्जीक्यूट कराओगे, एग्जीक्यूट दी Q1 प्रोसेस। भाई Q1 वीआईपी लोग है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर Q2 में कोई प्रोसेस रन कर रहा था तभी उसी टाइम पर Q2 का कोई प्रोसेस सीपीयू में रन कर रहा था, उसी टाइम पर Q1 का कोई प्रोसेस आ गया, मतलब कि वीआईपी लोग आ चुके हैं, तो नॉन वीआईपी लोग को हटाओ, पीआईपी लोग को जगह दो, सिंपल सी बात है। इफ Q2 प्रोसेस इज रनिंग एट द सेम टाइम in Q1 some processes arrive, then you must have to stop the Q2 process and execute the Q1 processes। सिंपल सी बात है, बिकॉज Q1 is very high priority, ओके, एक बार जल्दी से बताता हूँ व्हाट इज दी मल्टी लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्यू में अलग अलग प्रोसेस को रखा जाता है। बैकग्राउंड प्रोसेस अलग क्यूज में और फोरग्राउंड प्रोसेस अलग क्यू में, और तरीके के अलग अलग क्यूज में अलग अलग रिक्वायरमेंट वाले प्रोसेस रख दिए। ओके, ये रख दिए। उसके बाद कंडीशन क्या आती, इसको हम बोलते हैं कि फिक्स्ड प्रायोरिटी फिक्स्ड है, इसीलिए नाम भी देखो, इसका नाम भी अपन क्या था, फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव, क्योंकि अगर कोई Q1 में कोई प्रोसेस आ रहा है उसको प्रिमिटिव कर दिया शेड्यूलिंग मेथड। तो पहली बात तो ये थी कि हमने बोला था कोई भी प्रोसेस है वो मूव नहीं कर सकता, कि उस वाले क्यू से इस वाले क्यू में वो मूव नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी जो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस, लोअर प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेस जब ही रन कर सकते हैं जब किसी भी हायर प्रायोरिटी क्यू में कोई प्रोसेस ना हो। सिंपल सी बात मैंने बताई, कोई लोअर प्रायोरिटी क्यू का कोई प्रोसेस सीपीयू के अंदर रन कर रहा है, उसी टाइम पर किसी हायर प्रायोरिटी के क्यू में कोई प्रोसेस आ जाता है, तो हमें जो लोअर प्रायोरिटी के क्यू का जो प्रोसेस रन कर रहा था उसको प्रिमिटिव करा के हायर प्रायोरिटी वाले क्यू के प्रोसेस जो आया है उसको रन कराना चाहिए। ठीक है, वीआईपी लोग आ चुके हैं इसलिए। ओके ओके, नंबर 2 था टाइम स्लाइसिंग। ओके, नंबर 2 था टाइम स्लाइसिंग। टाइम स्लाइसिंग बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, टाइम स्लाइसिंग बाद में बताऊंगा। ओके, ये क्या कह रहा है, इन्होंने भी दो क्यू बना रखे हैं, Q1 और Q2। Q1 के प्रोसेस जो भी होंगे वो राउंड रॉबिन से Q इक्वल टू 2 दिया है, और Q2 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के उसके हिसाब से सॉल्व करने हैं। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें इसका निकालना पड़ जाएगा कंप्लीशन टाइम, ओके, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम तुम निकाल लेना, ठीक है, वो तो मैंने बहुत बार बताया। ओके, तो ये निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है पहले, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम तुम्हारा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और व्हाट इज द वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। ये तुम ध्यान में रखो, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था गैंट चार्ट। क्वेश्चन कैसा भी हो वो होगा गैंट चार्ट से भाई, ठीक है। तो मैंने एक गैंट चार्ट बनाया सस्ता सा, ठीक है, गैंट चार्ट बना लिया, और मैं यहां लिख लूंगा कि मान लो मैंने इधर लिख दिया, इधर तो कुछ आने का नहीं है, ठीक है, Q1 और Q2, ओके, एट जीरो पे Q1 के अंदर कौन कौन से प्रोसेस है, अराइवल टाइम जीरो के अंदर Q1 के अंदर P1 और P2 भी है,
P1 भी है और P2 भी है, ओके। और Q2 के अंदर P3 है, 2 मतलब Q2 के अंदर P3 है। ये वाली बात समझ में आई? ओके, तो मैंने क्या बोला था, पहले Q1 के प्रोसेस रन होंगे, तो मैं Q1 के प्रोसेस रन कराऊं। Q1 के प्रोसेस किससे रन होंगे? राउंड रॉबिन मेथड से, राउंड रॉबिन मेथड से रन होंगे। तो राउंड रॉबिन मेथड में P1 P2 में से किसको रन कराऊं? P1 को रन करा देता हूं। Q इक्वल टू कितना? 2, तो 0 से 2 तक रन हो गया। उसके बाद P2 रन होगा 2 से 4 तक। मैं यहाँ एक वो बना लेता हूँ, P1 P2 P3 और P4, इनके साइड में बस टाइम लिख लेता हूँ 4 3 9 और 4। 2 ये रन कर गया और ये 1 बचा, ये भी 2 रन, अब ये 2 जा, फिर P1 रन, ओके। अब मान लो 2 तक कोई प्रोसेस नहीं आया, 4 तक भी कोई प्रोसेस नहीं आया, फिर मैं रन करा रहा हूँ P1 को 4 से 6 तक। P1 4 से 6 तक खत्म हो गया, फिर मैं P2 को रन करा रहा हूँ 1 यूनिट मतलब 7 तक। 7 तक कोई प्रोसेस आया? नहीं आया। 7 तक कोई प्रोसेस नहीं आया, तो फिर मैं P3 को रन करा रहा हूँ, क्योंकि Q1 के सारे प्रोसेस खत्म हो चुके। एट टाइम 7 नो Q1 में प्रोसेस है, ओनली P3 प्रोसेस है Q2 में, ओके। तो मैं 7 पे Q2 का प्रोसेस P3 रन करा रहा हूँ। इसका फर्स्ट टाइम कितना है? इसको फर्स्ट सर्व के बेसिस पे करना है, ओके। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फर्स्ट टाइम इसका 4 है, बट मैं 4 तक नहीं चलाऊंगा। मैंने देखा कि एट टाइम 9, एट अराइवल टाइम 9 पर कोई प्रोसेस आ रहा है, सॉरी ये तो मैंने P4 को बता दिया। इसका बस टाइम था 9 भाई, इसका बस टाइम था 9, P3 का बस टाइम है 9, P3 का बस टाइम है 9, ठीक है। तो बट मैं 9 तक डायरेक्ट नहीं चला दूंगा, 7 से 9 तक, मतलब कि 9 हो गया 3, 16 तक डायरेक्ट नहीं पूरा रन कर दूंगा। मुझे पता चल गया एट 9 पर कोई प्रोसेस आ रहा है, Q1 का प्रोसेस है, तो मैं इसको 9 तक चलाऊंगा, 9 तक ओनली, मतलब कि मैंने 2 यूनिट इसको चलाया। ये बचा 7, ये तो 0 हो गया, 7 बचा। अब मैं 9 पे चेक कर रहा हूँ, P3 है Q2 में, 9 पर Q1 के अंदर कोई प्रोसेस आ गया जिसका नाम है P4, ओके। अगर वीआईपी लोग आ गए, वीआईपी लोग आ गए, तो मुझे ये वाला प्रोसेस स्टॉप करना पड़ेगा। ये प्रिमिटिव करके अब मैं वीआईपी लोग को चलाऊंगा P4, ओके। अब कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है, तो P4 को मैं पूरा खत्म करूंगा। 9 से 4, 4 है इसका फर्स्ट टाइम, इसको 0 करूंगा, मतलब कि 13 तक चलाऊंगा। इसके बाद फिर 13 पे कोई प्रोसेस नहीं है Q1 के अंदर, एट टाइम 13 पर नो प्रोसेस एट Q1, Q2 के अंदर P3 है, तो मैं P3 को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद तो कोई प्रोसेस आ ही नहीं रहा है, तो P3 अपना कितना बचा है? 7 बचा है, तो 13 और 20 इनको ऐड करो, कितना है? 7 4 8 9 10 11 और 9 19, ओके। कंप्लीशन टाइम P1 का है 6, P2 का है 7, P3 का 20, P4 का 13। 6 माइनस अराइवल टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम होगा, कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम, 6 माइनस 0 तो 6, 7 20 13 माइनस 9, तो ये होगा 4, ठीक है। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? हाँ, वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम 6 और बस टाइम, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 3 4, 20 माइनस 9 11, 4 माइनस 4 0, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद और भी है क्या? ओके, नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन तो सिंपल है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, गैंट चार्ट बना लो नीचे। क्वेश्चन पढ़ेंगे भी बाद में, पहले गैंट चार्ट, ओके। ये ढंग का नहीं बन रहा है, 1 मिनट, ओके। मैं गैंट चार्ट ऊपर बनाऊंगा, ओके। गैंट चार्ट बना लिया मैंने भाई। प्रैक्टिस टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, टाइम लगेगा। सीखने वाले सीखेंगे, सीखने वाले सीखेंगे। कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है। वो बहाने बना के नहीं भागेंगे कि अब नहीं, कुछ नहीं भाई, इतने कम समय में हवा में नहीं सिखाया जाता कुछ भी। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम नहीं निकालना मैं, ठीक है। ये सारी चीजें निकालनी है, मैंने ये बना दिया। मैंने एक वो भी बना दूंगा यहाँ, एक बना दूंगा कि Q1 और Q2, ओके। मैंने ये बना दिया, और एक नीचे वो बना दूंगा कि भाई
मैं यहीं की यहीं इसको खत्म करता चलूंगा, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ नहीं करूंगा मैं, सॉरी। तो मैं करूंगा, यहाँ बना लेता हूँ P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7। 3 3 8 4 6 3 4 6 3 2 और 5 P8 और नाइस। ओके जल्दी से करते हैं। अब मैं देखूंगा जो Q1 के प्रोसेस हैं वो राउंड रॉबिन से शुरू मतलब कि सॉल्व होंगे एट Q इक्वल्स टू 3 है, टाइम क्वांटम 3 है, और Q2 के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। ओके मैं देखूंगा कि जीरो के अंदर मेरे पास Q1 के अंदर कौन कौन से प्रोसेस है। जीरो पे मेरा P1 है और P2 है, दोनों Q1 के ही है। P1 और P2 Q1 के ही है। 1 मतलब Q1 और 2 मतलब Q2। ओके जीरो तक कोई नहीं। ओके तो मैं इसको रन करूंगा। P1 रन होगा 0 से 3 क्योंकि क्वांटम टाइम 3 है। ओके 3 तक कोई प्रोसेस आया क्या? यस 2 पे एक प्रोसेस आया, तो मैं 3 पे यहाँ चेक करूंगा कौन कौन से प्रोसेस। 3 पर एक प्रोसेस आया है, एक मिनट। 3 पर एक प्रोसेस, 2 पर एक प्रोसेस आया था, तो 3 तक मेरे पास एक P3 आ चुका है, Q2 में P3 आ चुका है। और ये तो P1 तो रन हो गया, तो P2 और फिर P1। तो P1 अपना 3 यूनिट तक रन हो चुका है, खत्म ही हो गए भाई। ये तो P1 तो है ही नहीं है, P1 तो बचा ही नहीं। ओके P1 तो है ही नहीं है, P1 तो खत्म ही हो गया। P2 है, Q1 के अंदर P2 है, और Q1 के अंदर P2 है, और Q2 के अंदर P3 है। ओके तो मैं P2 को रन कराऊंगा 6 तक। ओ सॉरी यार पानी पिला। ओके ओके तो P2 हो गया। ओके 6 तक। ओके 6 तक ये भी P2 भी अपना 3 यूनिट चलेगा, ये भी खत्म हो गया। एट 6 पर अपने पास कौन सा प्रोसेस है? 6 तक तो कोई प्रोसेस नहीं आया, तो 6 पर P2 Q1 के अंदर कोई प्रोसेस नहीं, Q2 के अंदर P3 है, तो यही चाहिए, जब भी मैं Q2 के प्रोसेस रन कर सकता हूँ, जबकि Q1 के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो मैं P3 रन कराऊंगा। कितना P3 का कितना बस टाइम 8 है, बट पूरा नहीं रन कराऊंगा, मुझे पता है 10 पर कोई प्रोसेस आ रहा है जो कि Q1 का प्रोसेस है, तो मैं 10 तक रन कराऊंगा, मतलब 4 बस टाइम तक कराऊंगा, 4 बचेगा। तो मैंने 10 तक रन कराया। 10 पे मैं चेक करूंगा P3 बचा हुआ है अभी, और 10 पर मेरा P4 भी आ चुका है, तो मैं P4 को रन कराऊंगा 13 तक, क्योंकि Q इक्वल्स टू 3 है। 13 तक, एट 13 तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए? P4 रन हो चुका है मेरा 3 यूनिट, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। 13 पे कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं? 13 पर P3 तो अपना है ही अभी। 11 पर 2 प्रोसेस आए हैं, एक तो P5 आया Q2 के अंदर, P5 Q2 के अंदर, और P6 आया Q1 के अंदर, तो P6 Q1 के अंदर, और P3 है ये, P4 सॉरी, P4 पहले से बचा अभी। ओके ये वाला P4, तो मैं P6 को रन कराऊंगा Q1 के पहले प्रोसेस खत्म करने 16 तक, तो P6 तो खत्म हो गया। फिर 16 तक कोई प्रोसेस आया क्या? ओके 13 पर एक और प्रोसेस था, वो भी Q2 के अंदर था, सॉरी, तो मैं P8 भी लिख लूंगा यहाँ, ठीक है। ओके P6 मेरा 13 तक, P6 खत्म हो गया। अब मैं P4 को रन कराऊंगा। P4 मेरा कितना बचा था? 1, तो 17 तक P4 भी मेरा खत्म हो गया। 17 पर कोई प्रोसेस था क्या? ओके एट टाइम 17, यहाँ लिखूंगा मैं, एट टाइम 17 ये Q1 है और ये Q2 है। एट टाइम 17 यहाँ तो P3 है, P4 भी है और P8 भी है, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ एट टाइम 17 Q1 के अंदर कौन सा प्रोसेस है कि P6 तो कंप्लीट हो चुका था, P4 भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो कोई प्रोसेस नहीं है। मैं P3 को रन करा सकता हूँ, Q2 के प्रोसेस को रन करा सकता हूँ P3। बट मैं चेक कर रहा हूँ कि 19 पर एक प्रोसेस आ रहा है, वो भी Q1 के अंदर, तो मैं उसको ओनली 2 यूनिट तक रन कराऊंगा, जो कि 19 तक। P3 को 2 यूनिट तक रन कराऊंगा, तो ये बचेगा 2, ठीक है। एट 19 पर, एट टाइम 19 पर, टाइम 19 पर एक प्रोसेस आया Q1 के अंदर, जो कि P7 था, और नीचे Q2 के अंदर P3 भी बचा है, P4 भी बचा है, P8 भी बचा है। तो P7 को कंप्लीट करूंगा भाई, ये प्रिमिटिव करना पड़ेगा P3, तो P7 को रन करूंगा। P7 का कितना बस टाइम है? 2 ओनली, तो 21 तक। P7 भी मैंने खत्म कर दिया, P7 खत्म कर दिया। एट 21 कोई प्रोसेस नहीं है Q1 के अंदर, और ना कोई प्रोसेस अब आने वाला, तो मैं इसी ऑर्डर में इनको खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं P3 को खत्म कर दूंगा। P3 का कितना बचा है? 2, तो 22 3 तक। फिर इसके बाद P4
P4 का कितना बचा है, P4 का बचा है 0, P4 तो खत्म ही हो चुका है भाई, P4 नहीं होगा भाई, P3 है सॉरी, ठीक है P3 है, P3 है, ओके P3 है ये, सॉरी नो 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 नो, ये P3 था, P3 आया अपने 13 पर 1 मिनट, P8 P5 ओके 1 मिनट, एट टाइम 10 पर 13 P6 और P4 भी आ गया, ओके P3 आया है अपना, P3 मेरा पहले से था यहाँ, ठीक है P3 मेरा पहले से था, उसके बाद आया मेरा P5 आया है, ओके ये P5 होगा यहाँ, P3 P5 उसके बाद P8, ओके तो P3 P5 ये P5 होगा यहाँ, सॉरी ये P5 है, P5 और P8, ओके तो P3 के बाद P5, 5 कितना बचा है 6 बस टाइम तक बचा है, तो ये चलेगा 39 तक, और फिर इसके बाद होगा P8 कितना बचा है 5 तक, तो 34 तक, ओके तो कंप्लीशन टाइम अपना कितना हुआ, P1 का कंप्लीशन, कुछ एरर अगर यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ तो मैंने तुमको अप्रोच बताती है कैसे करते हैं, ठीक है कुछ हो सकता है मिस्टेक, ठीक है बस अप्रोच पूरा ठीक है, तो P1 कितने पे कंप्लीट हुआ, पीछे से देखूंगा जल्दी से, 3 पे कंप्लीट हो गया, P2 6 पर कंप्लीट हो गया, P3 23 पे कंप्लीट हुआ है, P4 17, P5 29, P6 16, P7 23 और P8 30। टर्न अराउंड टाइम निकाल लोगे भाई, हाँ पूरा आराम से निकाल लोगे, टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम घटा देना, निकल आएगा, बस टाइम भी निकाल लोगे तुम, तो बस टाइम तो दिया ही है, वेटिंग टाइम होगा, वेटिंग टाइम तुम निकाल लोगे, टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम घटा दोगे तो निकल आएगा, एवरेज ये सारी चीजें निकाल लोगे, ओके जल्दी से मैं बताता हूँ व्हाट इज द इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, इसके बाद कुछ है, ओके मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में नेक्स्ट वाली उसमें बताऊंगा, ठीक है ओके या मैं ओके डिसएडवांटेज क्या है, सम प्रोसेस में स्टार फ्रॉम सीपीयू, इफ सम हायर प्रायोरिटी क्यूज आर नेवर बिकेम कम्पिटिटिव, सही बात है, अगर वीआईपी लोग आते गए तो जो लोअर प्रायोरिटी वाले क्यूज हैं वो कर सकते हैं, मतलब कि वो बेचारे स्टारवेशन से सफर कर सकते हैं, वो स्टार्व कर सकते हैं, ओके इनफ्लेक्सिबिलिटी नेचर है, कोई भी प्रोसेस किसी भी क्यू से किसी भी क्यू में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है कोई प्रोसेस किसी भी क्यू से किसी भी क्यू में मूव नहीं कर सकता है, तो यही था मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, फीडबैक से क्या हो जाएगा, फीडबैक से कुछ नहीं होगा, बस हम थोड़ा सा इस तरीके से कुछ मामला बना देंगे, प्रोसेस मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, ओके फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, कैसे करते हैं ओके फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी लाइक दिस, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो ओके नेक्स्ट वीडियो सिंपल, ओके इसके डिसएडवांटेज और टाइम स्लाइसिंग भी बताऊंगा तुम्हें, ओके बाय।